तो आज की क्लास के अंदर अपन डिस्कस करेंगे ऐसे 530 जिसका नाम है ऑडिट सैम्पलिंग। मैं आपको बता दूं विद इन 15 मिनट्स के अंदर अपन इस ऐसे 530 को कंप्लीट कर लेंगे। एज़ पर ICA मॉड्यूल 100% टॉपिक का कवरेज ही रहेगा, तो जल्दी से जल्दी आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो अपन शुरू करते हैं ऐसे 530 जिसका नाम है ऑडिट सैम्पलिंग। सबसे पहले अपन देखते हैं सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है। जब भी अपन क्या कर सके पूरे पॉपुलेशन के अंदर 100% आइटम्स को चेक नहीं कर सकते, 100 से कम आइटम्स को चेक करेंगे, उसको अपन बोलते हैं सैम्पलिंग। अच्छा, सैंपल क्या होना चाहिए? ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए एंटायर पॉपुलेशन को। ऐसा नहीं होना चाहिए आपने टोटल पॉपुलेशन था 100 में से सिर्फ आपने क्या करे 30% आइटम्स चेक करे और आपने बोल दिया क्लीन ओपिनियन, और बाकी के हमने 70% आइटम्स अगर चेक कर दे तो आपका ओपिनियन क्या आता, मॉडिफाइड आना चाहिए था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए एंटायर पॉपुलेशन को, ठीक है। सैम्पलिंग प्रोसेस इज परफॉर्म ड्यूरिंग। अच्छा, सैम्पलिंग कहाँ कहाँ लगा सकते हैं? कंट्रोल के अंदर लगा सकते हैं, डिटेल टेस्ट ऑफ डिटेल्स के अंदर लगा सकते हैं। अच्छा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स का अगर कंट्रोल्स के अंदर कोई गलती मिलती है उसको अपन बोलते हैं डेविएशन। अगर टेस्ट ऑफ डिटेल्स के अंदर कोई गलती मिलती है, अमाउंट के अंदर कोई गलती मिलती है, उसको अपन बोलते हैं मिस स्टेटमेंट। थर्ड पॉइंट बता रखा है अप्रोचेस टू सैम्पलिंग। दो तरह के अप्रोच होते हैं, एक होता है स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, एक होता है नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग के अंदर क्या होता है, साइंटिफिक मेथड होता है, यानी कि आप बोल सकते हो हर एक आइटम का इक्वल चांस रहेगा सिलेक्शन का। यूज़ ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी का यूज़ होता है। कंसिडरेशन ऑफ सैम्पलिंग रिस्क, क्या होता है सैम्पलिंग रिस्क, वो आगे आएगा। रैंडम सिलेक्शन ऑफ सैम्पल आइटम्स, मतलब पूरा कंप्यूटर टेबल होता है, उसमें से अपन थ्रू कंप्यूटर वगैरह रैंडम नंबर्स पिक करते हैं और उसको अपन चेक करते हैं। अच्छा, नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग क्या होता है, यहाँ ऑडिटर अपने हिसाब से सैंपल को सिलेक्ट करता है अपने जजमेंट के हिसाब से। फोर्थ पॉइंट अपने पास आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग सैंपल साइज। 3 फैक्टर्स होते हैं जो सैंपल साइज को अफेक्ट करते हैं। आखिर अपन को कितना चेक करना चाहिए, ठीक है, कितना, मतलब 100 टोटल पॉपुलेशन है तो 30 चेक करना चाहिए, 40 करना चाहिए, 50 करना चाहिए, कितना करना चाहिए। उसके लिए 3 फैक्टर्स देख रखे हैं। एक होता है टॉलरेबल एरर, एक्सपेक्टेड एरर, सैम्पलिंग रिस्क। सबसे पहले देखते हैं टॉलरेबल एरर, ठीक है। टॉलरेबल एरर क्या होता है, हाउ मच एरर आई कैन टॉलरेट। फॉर एग्जाम्पल आपको देने के लिए, मतलब आपको हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस चाहिए, तो क्या करोगे आप 100 में से अगर आप 30 आइटम्स को चेक करो तो कहीं ना कहीं आप बोलोगे कि यार ज़्यादा से ज़्यादा 30 आइटम्स में तो मैं 2 मिस्टेक को मैं टॉलरेट कर लूँगा। इससे ज़्यादा अगर मैंने 30 आइटम्स चेक करे और अगर मान लो मेरे को 5 गलतियाँ मिल गई तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं नॉट टॉलरेबल रहेगा, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं, एक होता है कंप्लायंस प्रोसीजर, एक होता है टेस्ट ऑफ डिटेल्स। कंप्लायंस प्रोसीजर क्या हो गया, टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन, ठीक है। यानी कि कंप्लायंस के अंदर अपन देखते हैं क्या प्रोसेस सही तरीके से फॉलो हो रहा है क्या, ठीक है। टेस्ट ऑफ डिटेल्स के अंदर अपन अमाउंट टेस्टिंग वगैरह करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल 10 करोड़ है तो कितना अमाउंट अपन को चेक करना चाहिए, 1 करोड़ के ट्रांजेक्शन्स अपन को चेक करना चाहिए, कितना करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके आगे आपको बता रखा है इन्वर्स रिलेशनशिप होता है टॉलरेबल एरर एंड सैंपल साइज। फॉर एग्जांपल आप चाहते हो मेरे को हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करोगे, कम से कम टॉलरेबल एरर कम चाहोगे कि, मतलब आप चाहोगे कि गलती आपको कम से कम मिलना चाहिए, क्योंकि आप क्या चाहते हो, हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस देना चाहते हो, ठीक है। तो यानी कि आप चाहोगे ज़्यादा सैंपल साइज भले ही आप चेक कर लो पर उसके अंदर गलती कम से कम मिलनी चाहिए। एग्जाम्पल बता रखा है जैसे कि कंप्लायंस प्रोसीजर का पहले एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि टोटल पॉपुलेशन यानी कि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स थे 1000, आपने सैंपल सेलेक्ट करे 60, तो आप बोल सकते हो टॉलरेबल डेविएशन आप बोल सकते हो मेरे लिए 3 है, क्योंकि मेरे को हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस देना है। तो ये हो गया ट्रांजेक्शन वाइज आपको एग्जांपल बता दिया। टेस्ट ऑफ डिटेल्स में अपन करते हैं अमाउंट टेस्टिंग, इसमें अपन क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अपन ने क्या करा टोटल पॉपुलेशन, चलो पहले इसके अंदर ही मैं एक और स्टेप बता देता हूँ। कंप्लायंस प्रोसीजर के अंदर ही अपन ने टोटल पॉपुलेशन थे 1000, उसके अंदर 60 चेक करे। टॉलरेबल आपने बोल दिया कि यार मेरे को हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस चाहिए तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 गलती टॉलरेट करूँगा। देखो ये 2 टॉलरेबल होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, ऑडिटर के जजमेंट पे डिपेंड करता है कि ऑडिटर को हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस चाहिए, लो लेवल ऑफ एश्योरेंस चाहिए। लो लेवल चाहिए तो वो बोल देगा टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन मेरे लिए 20 है, तो एक्चुअल डेविएशन मेरे को 2 मिली, मैं 2 ही टॉलरेट कर सकता था, मेरे को गलती भी 2 मिली। देखो जब ये टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन अपन निकालते हैं तो ये अपन 60 के अकॉर्डिंग नहीं निकालते। हाँ, मैं चेक 60 कर रहा हूँ पर मैं इस हिसाब से देखूंगा यार 1000 में से, मतलब
1000 में 2 मिस्टेक ही रहनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार 60 आइटम्स मैंने चेक करे उसके अंदर टॉलरेट मैंने 2 कर लिया, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक्चुअल डेविएशन मैंने आइडेंटिफाई करे 2, ठीक है, तो अभी इस केस में मेरे को रिलाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो इस केस में कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा रिलाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब 60 के अंदर ही 2 मिस्टेक निकल गई तो पूरे 1000 आइटम्स चेक करूँगा तो कहीं ना कहीं उसके अंदर ज़्यादा मिस्टेक निकल सकती है। सेम अगर मैंने 1000 आइटम्स चेक करे, ठीक है, टोटल 1000 थे, 1000 ही चेक करे, मेरा टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन फिक्स था कि मैं टॉलरेट 2 ही करूँगा, ठीक है। अब एक्चुअल में भी मेरे को 2 ही, एक्चुअल जब मैंने चेकिंग करी तो उसके अंदर भी 2 ही मिस्टेक निकली, तो उसको मैं बोलूँगा अंडर रिलायंस हो गया है, यानी कि मेरे को रिलायंस कर लेना चाहिए था। इस केस में मैंने क्या करा, जब मैंने 60 करे, दो दो डेविएशन निकले थे और एक्चुअल आइडेंटिफाइड भी 2 ही डेविएशन हुए थे, तो उस केस में मैंने रिलाई नहीं करा था। तो जबकि मैंने एक्चुअल में चेकिंग करे 1000 तो उसके अंदर भी 2 ही डेविएशन निकले, तो ये हो गया अंडर रिलायंस का एग्जांपल, यानी कि कहीं ना कहीं मैंने को रिलाई कर लेना चाहिए था। ऐसे ही ओवर रिलायंस भी हो सकता है। एक्चुअल में जब मैंने 60 चेक करा तो मेरे को एक ही डेविएशन मिला तो मैंने रिलाई कर लिया, पर जब अगर मैं एक्चुअल करता 1000 चेकिंग करता तो उसके अंदर मेरे को 4 बोल सकते हो डेविएशन आइडेंटिफाई हुए, तो इस केस में आप बोल सकते हो ओवर रिलायंस हो गया, ठीक है। तो ये इसी को ही अपन बोलते हैं सैम्पलिंग रिस्क, यानी कि अगर मैं 60 चेक कर रहा हूँ तो यहाँ मैं 60 चेक कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं यहाँ मेरा ओपिनियन अलग है, मैं रिलाई नहीं कर पा रहा हूँ, पर जब मैं 1000 चेकिंग करूँगा तो क्या मेरा ओपिनियन बदल जाएगा क्या? इसी को ही अपन बोलते हैं सैम्पलिंग रिस्क, यानी कि रिस्क डेट ऑडिटर्स कंक्लूजन बेस्ड ऑन सैंपल सिलेक्टेड कैन बी डिफरेंट फ्रॉम द कंक्लूजन डेट वुड हैव अराइव्ड इफ एंटायर पॉपुलेशन वाज टेस्टेड। जब मैंने एंटायर पॉपुलेशन को टेस्ट करा, जब मैंने सैंपल को सिलेक्ट करा तो मैं बोल रहा हूँ क्लीन ओपिनियन, पर जब मैं पूरे सैंपल को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ मॉडिफाइड। इसी को ही बोलते हैं सैम्पलिंग रिस्क। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपन जब 100% आइटम्स चेक करें तो उससे अपना ओपिनियन ही बदल जाए, उसी को ही अपन बोलते हैं सैम्पलिंग रिस्क। अच्छा, ये मैंने कंप्लायंस प्रोसीजर का ही एग्जाम्पल वगैरह बता दिया था, इसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था अंडर रिलायंस ओवर रिलायंस बता दिया, इसी के साथ मैंने सैम्पलिंग रिस्क भी बता दिया। अब आता है टेस्ट ऑफ डिटेल्स अमाउंट टेस्टिंग का एग्जांपल। टोटल पॉपुलेशन थे 10 करोड़, ठीक है, यानी कि ऑब्वियसली आप बोल सकते हो परचेज का टोटल अमाउंट था 10 करोड़, उसमें से मैंने सैंपल सेलेक्ट करे 2 करोड़। टॉलरेबल में मिस्टेक कितना टॉलरेट कर सकता हूँ? देखो, मैं भले ही 2 करोड़ चेक कर रहा हूँ, पर मैंने ये 10 लाख किस हिसाब से निकले, या 10 करोड़ के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 10 करोड़ के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख की मिस्टेक हो जानी चाहिए, पर मैं चेकिंग सिर्फ 2 करोड़ कर रहा हूँ। अब 2 करोड़ के अंदर ही मेरे को 10 लाख की मिस्टेक निकल गई, तो कहीं ना कहीं मेरे लिए क्या हो जाएगा, मैं रिलाई नहीं करूँगा, फिर मेरे को और ज़्यादा चेकिंग वगैरह करना पड़ेगा। एक्चुअल में अगर 2 लाख की आइडेंटिफाइड हुई तो मैं रिलाई कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद अपने पास से आता है एक्सपेक्टेड एरर। इफ ऑडिटर इज एक्सपेक्टिंग सिग्निफिकेंट एरर्स इन ए स्पेसिफिक एरिया ही शुड चूज लार्ज सैंपल साइज इन कंपैरिजन टू नॉर्मल ऑडिट प्रोसीजर्स। देखो, ये सब आपको डिटेल में मतलब समझने की ज़रूरत नहीं है, जितना आपको समझ में आ गया उतना ही एग्जाम पर्पज से फाइनल लेवल पर रिलेवेंट है। ऐसा ज़्यादा एग्जाम्पल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको नॉर्मल जितना समझ में आ गया उतना इनफ है, ज़्यादा आपको डिटेल में कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। जो आगे मैं क्वेश्चन बताऊंगा सिर्फ वो आगे ध्यान रख लेना, वही एग्जाम के अंदर आएंगे। सैम्पलिंग रिस्क अफेक्टिंग ऑडिट प्रोसीजर्स, वही मैंने बता दिया था, अगर कंट्रोल के अंदर कोई मिस्टेक होती है उसको अपन बोलते हैं डेविएशन, उसके अंदर होता है ओवर रिलायंस अंडर रिलायंस, अगर अमाउंट के अंदर होता है उसको बोलते हैं इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस इनकरेक्ट रिजेक्शन। वही है ओवर रिलायंस और इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस, सेम सिचुएशन होती है, यहाँ आप क्या कर दोगे, इन अप्रोप्रिएट ओपिनियन दे दोगे, ठीक है। देयरफॉर इज इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट गेट कॉम्प्रोमाइज, कहीं ना कहीं आप ज़्यादा रिलाई कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप गलत ओपिनियन दे सकते हो। वहीं अगर आप अंडर रिलायंस, यानी कि आपको रिलाई कर लेना चाहिए था फिर भी आपने रिलाई नहीं करा, ठीक है, आपने अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, उसके चक्कर में आप क्या करोगे, अब आपने रिलाई नहीं करा तो एडिशनल प्रोसीजर्स लगाओगे और सैंपल साइज चेक करोगे, फिर जाके आपको रिलायंस होगा, तो कहीं ना कहीं आपकी एफिशिएंसी ऑफ ऑडिट पर इम्पैक्ट कर पड़ेगा। अच्छा, नॉन सैम्पलिंग रिस्क क्या होता है? Risk that auditor reaches an erroneous conclusion for any reason not related to sampling risk। कहीं ना कहीं ह्यूमन मिस्टेक्स हो सकता है, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स, यानी कि आप बोल सकते हो ह्यूमन की वजह से अगर कोई
गलती होती है सैम्पलिंग में, उसको अपन बोलते थे नॉन सैम्पलिंग रिस्क। उसके बाद अपने पास आता है, देखो अब अगर मिस स्टेटमेंट मिली, उसका आपने इवैल्यूएशन करा, कंट्रोल के अंदर डेविएशन होगी, गलती और डिटेल्स यानी कि अमाउंट के अंदर कोई गलती मिलती है, उसको अपन बोलेंगे मिस स्टेटमेंट। टोटल मिस स्टेटमेंट कैसे निकालते हैं करंट ईयर का, एग्रीगेट अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट कैसे निकालेंगे, ठीक है। आइडेंटिफाइड प्लस अनआइडेंटिफाइड प्लस प्रीवियस ईयर आइडेंटिफाइड अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट कर दें। आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट यानी कि इस साल कितनी अपन को आइडेंटिफाइड होगी, फॉर एग्जांपल देखा था ना एक्चुअल डेविएशन आइडेंटिफाइड, वो लिखेंगे। अनआइडेंटिफाइड यानी कि मैंने 60 सैंपल सिलेक्ट करे पर 60 में मेरे को अगर 2 डेविएशन आइडेंटिफाइड हुए, तो कहीं ना कहीं इस रेशो के अकॉर्डिंग अगर मैं 1000 कर दा तो उस रेशो में कितने मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने को 60 चेकिंग करा तो उसके अंदर मेरे को 2 मिले, 2 गलतियां मिली, ठीक है। अब अगर मैं 1000 चेकिंग करूंगा तो कितनी गलती हो सकती है, उसको अपन बोलेंगे अनआइडेंटिफाइड यानी कि प्रोजेक्टेड इन अनटेस्टेड पॉपुलेशन। ऑब्वियसली क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। तो ये अपने पास हो जाएगा प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट प्लस प्रीवियस ईयर आइडेंटिफाइड अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट। क्या कोई ऐसी मिस स्टेटमेंट है क्या जो प्रीवियस ईयर आइडेंटिफाई करी थी और इस साल भी करेक्ट नहीं हुई। अब ये इन सब का टोटल कर देंगे, अगर टोटल मिस स्टेटमेंट मटेरियलिटी लेवल को क्रॉस हो जाता है उसको बोलेंगे मटेरियल मिस स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि इन्वेंट्री, इसका टोटल वैल्यू है 10 करोड़, ठीक है। अब इसके अंदर आप 25% आइटम चेक कर रहे हो, ठीक है। तो आपने आइडेंटिफाई कितनी करी मिस स्टेटमेंट 5 लाख। 5 लाख को भी आपने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हो, फॉर एग्जांपल 3 लाख एंड 2 लाख। अच्छा, ये जब आप मिस स्टेटमेंट को एनालाइज करोगे तो आप क्या कर रहे हो, 3 लाख आपको पता चला यार ऐसे मिस्टेक हुई थी जो कि बार बार रिकरिंग नेचर की है, ठीक है। और 2 लाख की ऐसी मिस्टेक हुई थी जो कि नॉन रिपीटिंग नेचर की थी, यानी अगर नॉन रिपीटिंग नेचर की होती है, फॉर एग्जांपल ये किसी पर्सन ने गलत करा था तो किसी जो गलती करी थी उस पर्सन को ही आपने रिमूव कर दिया, तो इन फ्यूचर ये वाली मिस्टेक आपकी रिपीट नहीं होगी, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं एनोमली मिस्टेक, जो नॉन रिपीटिंग नेचर की होती है। और जो रिपीटिंग नेचर की मिस्टेक होती है, फॉर एग्जांपल परचेज प्रोसेस ही गलत था, ठीक है, उसका आपने सही नहीं करा, आप बोल सकते हो वापस ये मिस्टेक हो सकती है, वापस कहीं ना कहीं आपके सॉफ्टवेयर के अंदर एरर आ सकती है, तो इसको बोलेंगे रिपीटिंग नेचर, ठीक है। जो नॉन रिपीटिंग की होती है उसको बोलते हैं एनोमली। अच्छा, टेस्ट आपने 25% करा था, जो अनटेस्टेड था 75%, तो आप देखो कि 25% आपने चेक करा 10 करोड़ का, तो 5 लाख की मिस्टेक निकली। अगर आप 10 करोड़ में से 75% चेक करोगे, मतलब 25% में आपको 5 लाख की मिली, तो अगर 75% करोगे तो कितनी आपको मिलेगी, तो इसको भी अपन ऐड कर देते हैं, प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट इसको बोलते हैं। अब टोटल कर लोगे 14 लाख आया। तो अगर ये मटेरियल लेवल आपका था, मटेरियलिटी लेवल कैसे निकालोगे, जैसे कि आपने सेल्स का 5% बोल दिया, ये मेरे मटेरियल लेवल है, अगर ये उसको क्रॉस कर दिया तो आप बोल दोगे मटेरियल मिस स्टेटमेंट है। अच्छा, तो अब अपन 2 क्वेश्चन वो डिस्कस कर लेते हैं जो कि एग्जाम में हाईली चांस से आ सकते हैं। वो है अपने पास सबसे पहले इवैल्यूएटिंग रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग, ठीक है, यानी कि ऑडिट सैम्पलिंग की जो भी रिजल्ट है उसको कैसे इवैल्यूएट करना है। सबसे पहले ऑडिटर को बता रखा है सैंपल के रिजल्ट को इवैल्यूएट करना चाहिए, वेदर यूज ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग हैज़ प्रोवाइडेड अ रीजनेबल बेसिस फॉर कंक्लूजन्स अबाउट द पॉपुलेशन दैट हैज़ बीन टेस्टेड। इसका क्या मतलब है, जो भी आपने ऑडिट सैम्पलिंग का यूज़ करा, क्या वो आपको एक रीजनेबल कंक्लूजन पर पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है। ये सब आपको क्या करना पड़ेगा, इवैल्यूएशन करना पड़ेगा। अगर ऑडिटर कंक्लूड करता है नॉट प्रोवाइडेड अ रीजनेबल बेसिस फॉर कंक्लूजन्स अबाउट द पॉपुलेशन दैट हैज़ बीन टेस्टेड, तो ऑडिटर क्या कर सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है मैनेजमेंट को टू इन्वेस्टिगेट मिस स्टेटमेंट्स दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड द पोटेंशियल फॉर फर्दर मिस स्टेटमेंट्स एंड मेक एडजस्टमेंट्स। अब ये ऑब्वियसली ये मिस्टेक मिली तो क्या चांसेस है ये फ्यूचर के अंदर वापस रिपीट नहीं होगी, ये सब आपको डिस्कस करना चाहिए। नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंड ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स टू अचीव रिक्वायर्ड एश्योरेंस। फॉर एग्जांपल आप क्या कर सकते हो, सैंपल साइज को और डिटेल में चेक कर सकते हो, तो आपको ज़्यादा कंफर्ट आ जाएगा, ठीक है। ये होता है एवेल्यूएटिंग रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग, ये आपको थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा, ठीक है। Auditor concludes that audit sampling has not provided a reasonable basis for conclusions about
द पॉपुलेशन डेट हैज़ बीन टेस्टेड, तो उसके लिए ऑडिटर क्या कर सकता है, मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट कर सकता है और नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट फर्दर चेकिंग कर सकता है, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स लगा सकते हैं, यानी कि और सैम्पल साइज वगैरह चेक कर सकते हैं। उसके बाद एक कंसेप्ट आता है अपने पास स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, डिवाइड कर देना पॉपुलेशन को इनटू सब पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल ट्रेड रिसिबल्स आपके पास 50 करोड़ की, तो अब आप क्या कर सकते हो, एक रेंज बना सकते हो 5 करोड़ टू 10 करोड़, 10 करोड़ टू 20 करोड़, 20 टू 30, 30 टू 50। अब आप क्या करोगे, उस ग्रुप के अंदर सैम्पलिंग यूनिट्स चेक करोगे, 10 टू 20 करोड़ के रिसिबल्स है उसके अंदर आप चेकिंग करोगे, ठीक है। ईच ग्रुप को अपन बोलेंगे स्ट्रेटा, ठीक है। और हर एक स्ट्रेटा को आपको सेपरेट पॉपुलेशन की तरह ट्रीट करना है, और हर एक मतलब आप बोल सकते हो स्ट्रेटा में से आपको क्या करना है, प्रोपोर्शनेट आइटम सेलेक्ट करना है। यूजेस बता रखे, इससे आपका क्या होगा, ऑडिट एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है, रिड्यूस वेरिएबिलिटी। देखो अब आपको सिर्फ 50 करोड़ बोला होता तो कहीं ना कहीं आप कोई से भी ट्रांजेक्शन उठा सकते थे, पर अगर आपने एक रेंज बना लिया तो कहीं ना कहीं आपके वेरिएबिलिटी रिड्यूस होते हैं। अलाउ सैम्पल साइज टू बी रिड्यूस विदाउट इंक्रीजिंग सैम्पलिंग रिस्क। अब इस केस में आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो जो हाई लेवल के अमाउंट्स है उसके अंदर ज़्यादा चेकिंग कर सकते हो। When performing test of details, population stratified by monetary value allows greater audit effort to large value items. Obviously जो large value items है 40 करोड़ to 50 करोड़, उसके अंदर आप ज़्यादा चेकिंग कर सकते हो उस बैलेंस के अंदर। Result of audit procedures applied to sample of items within stratum can only be projected to the items that make up that stratum. To draw conclusion on entire population, consider room in relation to whatever other strata make up entire population. वही अदर प्रोसीजर्स, वही जो भी आप ऑडिट प्रोसीजर्स आएंगे। ये क्या बोल रहा है, थर्ड पॉइंट आपको बोल रहा है result of audit procedures applied to sample of items within stratum can only be projected to the items that make up that stratum. यानी कि जो भी आप उस स्ट्रेटम के अंदर, उस सब ग्रुप के अंदर जो भी आप करोगे उसके लिए आप अलग ऑडिट प्रोसीजर्स लगाओगे, उसका अलग रिजल्ट रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर मतलब पर्टिकुलर अगर आप उस रेंज का चेकिंग करोगे तो उसका आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। टू ड्रॉ कंक्लूजन ऑन एंटायर पॉपुलेशन, अभी तो सिर्फ आप उस पर्टिकुलर रेंज के लिए कंक्लूजन निकाल सकते हो, पर अगर आपको टोटल 50 करोड़ पे कंक्लूजन ड्रॉ करना है तो फिर आप देख सकते हो उसी रिलेशन के अंदर, फॉर एग्जांपल उस रेंज के अंदर 5% निकली गलती, तो आप देख सकते हो टोटल आपकी 50 करोड़ के रेस्पेक्ट के अंदर कितना रिस्क रहेगा, ठीक है। ऑब्वियसली आप बोल सकते हो जिस रेंज के अंदर ज़्यादा गलती निकलेगी उसके अंदर आप ज़्यादा देख सकते हो, उस रेंज के अंदर ज़्यादा रिस्क हो सकता है। इफ़ क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन अकाउंट बैलेंस डिवाइडेड इनटू स्ट्रेटा, मिस स्टेटमेंट्स इज प्रोजेक्टेड फॉर ईच स्ट्रेटम सेपरेटली, ठीक है। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, स्ट्रेटा यानी कि आप क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन वाइज भी डिवाइड कर सकते हो, अकाउंट बैलेंस वाइज भी डिवाइड कर सकते हो, और उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, मिस स्टेटमेंट को प्रोजेक्ट कर सकते हो ईच स्ट्रेटम के अंदर कितना होगा, ठीक है। प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट फॉर ईच स्ट्रेटम आर कंबाइंड व्हेन कंसीडरिंग द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट ऑन टोटल क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है। वही देखो थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो सेम ही है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपको याद करना पड़ेगा। फिफ्थ एंड सिक्स पॉइंट आप बोल सकते हो थोड़ा सा याद करने वाइज से है, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। इसका अगर आप चाहो क्वेश्चन नंबर 6 का एक आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी मिल जाएगा आपके मॉड्यूल के अंदर, उसको आप सॉल्व कर सकते हो।